तो वेलकम टू इस चैनल पे। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता चल ही चुका होगा कि जो जेएसएससी के जो सीजीएल है उसकी जो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। हो सकता है आपने ऑलरेडी बहुत सारे इसको लेकर के नोटिफिकेशन के वीडियो देख चुके होंगे, पर यहाँ पे मैं आपको बहुत ही कोशिश करूँगा कि काफ़ी अच्छी तरह से बताने का, ताकि आपको जो जितने भी तरह के इसमें डाउट्स है वो आपको क्लियर हो सके। चाहे वो सब्जेक्ट को लेकर के हो, चाहे वो सिलेबस को लेकर के हो, चाहे वो एज को लेकर के हो, सारे टाइप्स का जो भी आमतौर पर जो क्वेश्चन होते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद लोगों के मन में, तो उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आलिशान ऑफिस झारखंड एसएससी के। हालांकि ये ऑफिस किस काम का है आप पता नहीं, क्योंकि आज तक तो इन्होंने कोई ढंग से एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं किया। इसी ऑफिस के नीचे आपको मिलता है एपीजे अब्दुल कलाम का एक बैनर, जो इन पे जो कोट लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये जानना चाहिए, यहाँ पे जैसे कोट लिखा हुआ है, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, मतलब कि सबके पास एक जैसा टैलेंट या तजुर्बा या जो को नहीं होता है, लेकिन हम सबको मिलता है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। हम सबको मौका मिलता है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जिससे हम अपना काबिलियत को बेहतर कर सकते हैं। यह है श्री एपीजे अब्दुल कलाम के शब्द। तो इन्हीं के साथ शुरू करते हैं हमारा जो आज का पूरा ब्रेकडाउन वीडियो है। तो ये रहा नोटिफिकेशन। तो आते हैं नोटिफिकेशन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है डाउनलोड का ऑप्शन। अब जब तक ये पूरा डाउनलोड हो रहा है तब तक इस बारे में मैं कुछ बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता हो कि ये करीब 4-5 सालों से ये फॉर्म अभी तक लगातार भरा ही रहा, आज तक गवर्नमेंट एग्जाम नहीं ले पाए। अब बताओ कि जब हम नाकामी के बारे में बात करते हैं तो ये कुछ काम है जिसके बाद अगर आपको ये मान सकते हो कि हाँ, ये सब जब सरकार नहीं कर पाती तब लगता है कि सरकार क्या काम की है, जब एक एग्ज़ाम तक सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रही है। तो ये खुल चुका है पीडियापुरा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है। अब यहाँ पे विज्ञापन संख्या 05/2021। अब जैसे कि पहले से भी पता होगा, अब इसमें जो आलतू फालतू की चीज़ें हैं वो उतना ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं। हम मेन डिस्कस करेंगे कि कब तब जो डेट है फॉर्म भरने का या फिर कब शुरू होने वाला है। तो आप सभी को पता है शुरू तो जनवरी से हो जाएगा शुरू फॉर्म भरने में। और लेकिन चलो सबसे पहले बात करें कि एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। क्यों इस पर बात करना, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बात हो रहा है, बल्कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि जब बीच में जो जेएसएससी के जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे हमने बात किया था, या फिर सॉरी जेपीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बाद में एग्ज़ाम जो फ़ी है वो घटा दिया गया था। सरकार ने कहा था कि एग्ज़ाम का फ़ी है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर हम वापस से ही देख रहे हैं कि 1,000 रुपये। जाहिर सी बात है, अब जरूर इस फॉर्म भरने को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी होगी। अब बाद में हो सकता है फ़ी कम कर दिया जाए या फिर जो भी है, देखेंगे आगे क्या होता है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 1,000 रुपये फ़ी चुकाएंगे, और बाकी लोग जो ST/SC या फिर जो महिलाएं हैं ये लोग चलो चुकाएंगे 250 रुपये, और जो कि क्या है नॉन रिफंडेबल है, जो पैसा मिलेंगे भी नहीं। अब पहले जो फॉर्म भर चुके हैं उन लोग के लिए एक अच्छी बात ये है कि उनको दोबारा पैसा नहीं लगेगा भाई, उनको इस बात का चलो टेंशन तो नहीं है। अब आगे हम आते हैं रिक्त विवरण पे। तो जैसे कि आपको पता है कि कुल करीब 950 के आसपास का सीट्स हैं यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 364 जो सीट है वह है सहायक प्रशाखा प्राधिकारी का। उसके बाद कनीय सचिवालय सहायक का भी कुछ सीट है 322। उसको देखेंगे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, यहाँ पे हुआ 245। और यहाँ पे है प्लानिंग असिस्टेंट जिसकी टोटल वैकेंसी है योग 5। तो ये जो है टोटल 4 कैटेगरी में जो एग्ज़ाम लेने वाली है, इसमें इसके अंदर भी देख सकते हो जनरल के, यहाँ पे आप इसको पुश करके आप पूरा का पूरा देख सकते हो कौन सा वर्ग का कितना ज़्यादा सीट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अनारक्षित के लिए 163, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इन सब के लिए जो सीट्स है वहाँ पे एक एक करके मेंशन किए गए हैं। फिर इसमें स्पोर्ट्स कोटा के अलावा भी जो बहुत अलग अलग तरह के कोटे होते हैं उनका भी बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और लगभग हर नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियरफाई करती है। अब यहाँ पे आते हैं वेतन के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे हम जो जैसे को 1, 2, 3, 4 4 कैटेगरी में हमने देखा जो वैकेंसी को, यहाँ पे अगर नंबर 1 को देखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं मैट्रिक्स लेवल 7। अब 7 to 4 ये भी जो भी यहाँ पे लिखता है 2, 6, 5, यहाँ पे 7 to 6, 5, ये सब हम किसी और वीडियो में जब एग्ज़ाम के रिलेटेड हम बात बताएंगे आपको, तब यहाँ पे इसको ठीक तरह से इसको बहुत अच्छा तरह से समझाएंगे यहाँ पे। तो मिनिमम जो है यहाँ पे 10वीं और 12वीं में से झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण होना होगा, जो कि अनिवार्य योग्यता में इसको शामिल कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं आपको झारखंड से होना पड़ेगा। और जो आपका
कहने का तात्पर्य है कि जो बाकी जो आपका ग्रेजुएशन है वो कोई भी यूनिवर्सिटी से हो तो चलेगा, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। खेलकूद कोटा के अंतर्गत भी आरक्षित दावा कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य में विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 1709 में दिनांक 12/7 द्वारा श्रेणी ख के पदों के सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारण निम्न मानकों के अनुसार अनुमान्य होगा। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जितना भी स्पोर्ट्स कोटा में अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफरेंट डिफरेंट का स्पोर्ट्स कोटा दी जाती है, इसमें से झारखंड राज्य स्तर के जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं उनको भी दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में भी जो जीतते हैं स्वर्ण या फिर जो नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनको भी दिया जाता है काफ़ी इसमें वैकेंसी। अब जैसे कि यहाँ पे देखा न्यूनतम जो उम्र सीमा गणना है इसको लेकर देख पा रहे हैं आप, जो सहायक प्रशाखा अधिकारी है यहाँ पे देख रहे हैं 1/8/2021 और 1/8/2021, इसमें अधिकतम उम्र जो है गणना हेतु माने आपका जो भी एज कैटेगरी है ये आपको 1/8/2021 तक आपको हो जाना है, जितने भी उम्र सीमा मिनिमम 21 साल की है। इसका मतलब अगर आप 1/8/2021 तक अगर आपकी उम्र सीमा 21 साल होती है तो आप सारे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अधिकतम उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि पता हो कि जो अनारक्षित जो होते हैं उन्हें 35 साल और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अनुसूची इसको मिलेगा 27 साल, महिलाओं को मिलेंगी 38 साल और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC को मिलेंगे 40 साल। वाह, काफ़ी एज है। अब अगर आप देखो तो काफ़ी बहुत बड़ा बहुत बड़ा विंडो है एक्चुअली, लोग कहें तो जहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब उम्र, अब जैसे कि यहाँ अगर आप देखोगे तो बोले निःशक्त, इसका मतलब यहाँ पे हैंडीकैप से जुड़ा हुआ जो टॉपिक उसको लेकर बताया जा रहा है कि अगर 40% से अगर किसी को अधिक प्रॉब्लम है तो उसको सुरती लेख का जो सुविधा है उसको दिया जाएगा। जिसको पेपर में को पता है उनके लिए एक अलग तरह से स्क्रिप्ट बनाई जाती है ताकि वो छू करके उसको समझ सकें। इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं उन लोगों के लिए जो विकलांग है या फिर उनको टाइम ज़्यादा देने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान से देख के पढ़ सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि क्या आपको लगेगा सर्टिफिकेट वगैरह जैसे, तो उनके बारे में आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन और +2 जैसे CGL है तो आपको पता ही है कि कम से कम ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये है कुछ कुल जो मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो बेसिकली यही है। आरक्षित दावा करने वाले हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। अब जैसे कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको सेंटर का कोई आप फॉर्म भरते हो तो आपको पहले ही आपको जाति आवासी या फिर जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं कास्ट से रिलेटेड या फिर स्थानीय निवासी से जुड़ा हुआ हमको पहले नहीं मांगा जाता है। लेकिन SSC या फिर जो झारखंड से जुड़े हुए जितने भी फॉर्म आप डालते हो वहाँ पे आप अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको पहले ही उसको अपलोड और यहाँ पे जो उसका जो सीरियल नंबर वगैरह होता है या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है का जाति या फिर स्थानीय से उसको डालना होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो दिनांक 2/6/2016 को निर्धारित प्रपत्र अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर पे दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र विशिष्ट 7 पर आधारित है। अब 7 पे हम पहुँचे तो वापस उसको बताएंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 2016 के बाद जिन्होंने बनाया है अपना आरक्षण का दावा करने के लिए, जाहिर सी बात है आरक्षण का दावा तभी करोगे जब आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट होगा। अब अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको इनसे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट आपको देना है जो कि 2/6/2016 के बाद बनाया गया हो तो ही वो मान्य होगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 19/7/19 को अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये जो इस तरह का ये डॉक्यूमेंट लिख देते हैं कोई इतना ज़्यादा, तो ये अपने आप में बहुत कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों। कई लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली मांगा क्या जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बताया जा रहा है 19/7/2019 तक पूर्व यानी कि इससे पहले अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र को मान्य नहीं होगा। इसके पहले जो कर चुके हैं उनका मान्य नहीं होगा, इनके बाद का मान्य होगा। लेकिन फिर यहाँ पे जो कास्ट वाला का अगर आप देखो निवासी प्रमाण पत्र तो 2/6/2016 के पूर्व किसी स्तर के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब 19/7/19 के पहले भी नहीं होगा और 2/6 इसके बाद और इसके पहले, तो इसके बीच के जो अंतर है यहीं पे अब लोग यहाँ पे इसको समझ नहीं पाएंगे ठीक से, इसीलिए आप भी डॉक्यूमेंट पढ़े तो इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करें कि भाई क्या बोला जा रहा है। अब आते जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता होना चाहिए कि आप
किस कैटेगरी से हैं आपका, जो भी आप कास्ट है, जो कास्ट आप लिखते हैं उससे जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट है, चाहे आप एसटी हैं, एससी हैं या ओबीसी है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो उसके बारे में ही बात ये बताते हैं। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी यहाँ बताया जा रहा है कि 25/2/2019 के पहले अगर अंचल अधिकारी के स्तर पर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया गया है तो वो अभी इस पर मायने नहीं होगा। यानी कि आपको अब बताइए, लॉकडाउन का टाइम में आधे से ज़्यादा ऑफिस बंद थे, तो इसमें तो बहुत सारे लोग जिन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए ही नहीं थे 20-21 के टाइम पे, अब वो लोग अभी सब धड़ाधड़ बनाएंगे या फिर कुछ करेंगे। इस तरह के जो अटपटे से ये रूल्स लगाते हैं, पता नहीं लॉजिक कहाँ से आता है इनके पास। अब यहाँ पे आते हैं हम दूसरा जगह पे कि जो भी पूरा का पूरा जो आवेदन है वो पूरा वो ऑनलाइन होगा, ये तो बताना आपको पता ही है। इसके अलावा हम यहाँ आते हैं आवेदन भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पर भी लॉगिन करें। हाँ, क्यों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसके बहुत सारे क्या होता है कि जब मेन सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको बहुत सारे अलग वेबसाइट से आपको दूसरे जगह पे दूसरे सर्वर से आपको वेबसाइट का लिंक मिलते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके जाएंगे। एकदम सेम टू कॉपी वेबसाइट बना के कोई डाल देगा, आपसे पेमेंट करवा लेगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से बचें, एकदम ऑफिशियल साइट से ही जाएं और कोशिश करें कि वक्त से पहले ही डालें, लास्ट टाइम पे ना आए, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारा जो सर्वर है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे देखोगे कि 13 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑनलाइन जितने भी फॉर्म वगैरह अप्लाई करोगे तो उसके जो डेट्स है, जैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डेट है वो 15/1/2022 से 11 बजे से शुरू हो जाएंगे, जो कि 14/2/2022 तक मध्य रात्रि तक ओपन रहेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 26/2 यानी कि 14 का जब पूरा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बंद हो जाएंगे तो उसके 2 दिन बाद तक आप जाकर चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। उसको आपको एडिट करने के लिए भी आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, फ़ोटो अपलोड और आवेदन पत्र की प्रिंट आउट लेने के लिए आपको एक टाइम मिलेगा, तो 18/2/22 के मध्य रात्रि तक। उसके बाद 19 का 11 बजे के बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर कुछ आपको डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ हो गया हो तो आप वहाँ जाकर आप उस टाइम को सुधार सकते हैं। तो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो है कि पहले जो सबमिट फॉर्म करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। उसका तो वहाँ करोगे, वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होगा, उसको टर्म एंड कंडीशन क्लिक करने के बाद आप प्रोसेस पे आगे बटन करोगे तो इसके बाद आपको सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने जा करके आपको ये सिलेक्ट करना है, कोई और जगह सेलेक्ट मत कर लेना, नहीं तो पेमेंट कहीं और चला जाएगा। अब पैसा रिफंड ऐसा हो जाता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आता है, कुछ गारंटी नहीं, फिक्स नहीं कहा जा सकता। पौधों का विवरण और परीक्षा के प्रारूप जो होंगे ये OMR पे होंगे। पता नहीं है क्यों JSS आज भी इतने सारे JPSC में इतने सारे कांड हो रहे हैं, तब भी ये क्यों ऑफलाइन पे कराने पे ही उतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा अभी का सिस्टम इतना ज़्यादा ऑनलाइन हो चुका है, जो सरकार चाहे तो अभी बहुत आसानी से ऑनलाइन करा सकती है। अब मुख्य परीक्षा जो होंगे इसमें करीब 3 पत्र होंगे। ये अब जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए आने वाली है, वो कि जो भी मेन एग्ज़ाम है वो बेसिकली 3 पेपर में होंगे। इसमें से देखो आप पहला पेपर देख सकते हो, पहला पेपर में हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही होंगे, 60 क्वेश्चन दोनों में से पूछेंगे। पेपर 2 में आपको लैंग्वेज से जुड़ा हुआ पूछा जाएगा, जिसमें से आपको देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लैंग्वेज जो है यहाँ पे JSS में पूछे जाएंगे। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पे कुछ लैंग्वेज को लेकर के बहुत जगह पे बवाल मचा हुआ था JPSC को लेकर के कि चलो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ बवाल ना हो, वो भी देखने को मिलेगा। अब पेपर 3 में क्या है कि पेपर 3 में आपको मिलेगा क से लेकर च तक का, यानी कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित है ना, यहाँ पे इसको मान सकते हो आप GS, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड झारखंड GK। अब ये सारे मिला के आपको मिलेंगे टोटल कितना मार्क्स हो गया, देखो 40 60 80 100 और 150 150। तो आपको कितना मार्क्स का एग्जाम देना होगा आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ देख रहे हो आप 120 मार्क्स के, यहाँ पे दे रहे हो आप 100 के, तो 120 और 100 220, 220 और 150 मार्क्स के। अब यहाँ पे क्या है कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है, जो ये पेपर 3 जो है, ये यहाँ पे ये जो आपका सिर्फ क्या है, तो ये आपका है 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। क्वालिफाइंग उसको बताया जा रहा है कि अगर ये 30% नंबर लाओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे मिनिमम। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप इसको मिनिमम ऐसा, कुछ लोग यहाँ इसको दूसरी तरह से ले लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे इसमें सिर्फ 30% लाना है और स्कोर इसमें और इसमें करना है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। 30% मिनिमम में 30% से कम लाओगे तो यहाँ मान लो या तो कॉपी चेक नहीं होगा, या फिर मान लो आप जहाँ से पता कॉपी चेक होगा तो ही पता चलेगा 30% है या नहीं है।
तो 30% कम लाओगे तो फिर फ़ायदा क्या है भाई? मैंने कि यहाँ पे सिर्फ एक आप फेल नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कटअप में आपका हो सकता है लिस्ट में नाम आ जाए, पर आप कटअप पास नहीं करोगे, आप कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे पेपर वन के लिए आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो अनुच्छेद है उसका अनुच्छेद आधारित रहेगा 30 सवाल, और व्याकरण पे 30 सवाल। ठीक इस तरह का आप देखोगे अंग्रेजी में भी इसको देखोगे, अनुच्छेद आधारित कितना रहेगा, तो 30 सवाल, और व्याकरण आधारित 30 सवाल। ये जबकि अगर व्याकरण आधारित पे 30 सवाल हो तो काफ़ी मॉडरेट होता है, उतना कोई भारी होता नहीं है एग्ज़ाम। अब लैंग्वेज को लेकर देखो तो आप उर्दू लिटरेचर के बारे में अगर आप उर्दू देखते हो तो उर्दू में अगर आप जो उर्दू लैंग्वेज वाले हैं, जो एकेडमिक्स में उर्दू पढ़े हैं, उनके लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि उर्दू वो स्कूल में लगातार पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है ये लैंग्वेज कंपलसरी करना। क्योंकि बाकी सब लैंग्वेज अगर देखो तो बहुत सारे स्कूलों में एक्चुअली उर्दू पढ़ाई होती है, पर संथाली, बंगाली, मुंडारी ये सब पढ़ाई तो होती नहीं है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा थोड़ा जास्ती हो जाता है बाकी सारे लैंग्वेज के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मानो उड़िया, तब लॉजिकली सोच के देखो कि झारखंड में उड़िया तो कहीं पढ़ाई होता नहीं है, ठीक है, ना ही नागपुरी कहीं पढ़ाई होती, स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं होती जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। कुरमाली पढ़ाई नहीं होती, खगड़िया पढ़ाई नहीं होती, मुंडारी पढ़ाई नहीं होती, बंगाली भी पढ़ाई नहीं होती, संताली भी कुछ कुछ जगह पे स्टार्ट की गई थी, हमारे इलाके में कुछ जगह पे स्टार्ट हुई थी, पर अभी वो भी नहीं है। हो सकता है कि आपके जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ शायद संताली हो। लेकिन उर्दू अगर आप देखो तो उर्दू मैंने भी देखा है कि खुद हमारे स्कूल में भी उर्दू हुआ करता था। तो उर्दू जो है उनके लिए एक मैसिव एडवांटेज रहता है ये एग्ज़ाम में उनको लिए, क्योंकि वो मार्क्स ज़्यादा ले आ पाते हैं। अब यहाँ पे कुरमाली में भी देख सकते हो कि व्याकरण से जुड़े इतना सवाल यहाँ देखो, लेकिन यहाँ पे देखो फिक्स नहीं है कि कहाँ से कितना सवाल आने वाला है। इसी तरह हो को लेकर के है। बाकी हम जब वीडियो बनाएंगे तभी हर लैंग्वेज को लेकर स्पेसिफिकली वीडियो बना देंगे कि कौन सा कितना सिलेबस है या फिर कौन सा बुक आपके लिए बेहतर रहेगा आने वाले टाइम में। अब यहाँ से हम स्किप करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं लैंग्वेज बंगाली। अब हम जाते हैं कि 3 नंबर में जैसे आप देख पाएगा सामान्य अध्ययन में आपको पता है, जिस तरह आप नॉर्मल एसएससी का अगर तैयारी करते हो तो आपको पता होगा, जिस तरह से आप जीएस पढ़ते हैं, रेलवे में आप जनरल साइंस पढ़ते हैं, अब बाकी जो मैथ्स पढ़ते हैं आप, तो मैथ्स जो है ये रेलवे टाइप के जो मैथ्स होते हैं ना, रेलवे या फिर मान लो एसएससी जो सीएचएसएल लेवल के जो मैथ्स होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि लेवल के, कुछ सवाल अच्छे भी होते हैं। तो मैंने अगर उस पैटर्न पे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लोगे, उससे बाहर कोई ज़्यादा जाएगा नहीं है। अब मासिक रीजनिंग भी आपको कुछ रेलवे और एसएससी टाइप से ही है, बैंक की रीजनिंग आते नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से थोड़ा बहुत सिलेबस में इंप्रूवमेंट हुआ है, हो सकता है कि वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल वगैरह इसमें इंक्लूड कर दें। लेकिन हाँ उतना बैंक लेवल का टफ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अगर आप एसएससी और रेलवे का स्टूडेंट है और उस लेवल का आप तैयारी नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही बनाने में। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं, चाहे एस एस सी का, अब जीएस का बुक में भी कंप्यूटर के कुछ हिस्से होते हैं। बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर से पूछेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस के बारे में ही ज़्यादा जानकारी पूछी जाती है। यहाँ पे अगर आप ऑफिस को भी पढ़ लोगे ना तो आप बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ पे दे सकते हो। मैंने 20 में से आप आराम से 15-16 जवाब का आप दे सकते हो। क्वेश्चन बैंक तैयारी कर लोगे तब भी काफ़ी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ मिलेगा। यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट के बारे में बताया गया है। अब अगर आप इस जगह पे देखो तो आपको यहाँ पता चलेगा कि जो कट ऑफ रिजल्ट बनने वाले वो पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों से ही बनेगी। और यहाँ पे जितना भी तरह का जो मेरिट कैंप ऑप्शन जो आएगी वो आएगी, कॉमन मेरिट लिस्ट जो भी आएगी वो पेपर 2 पेपर 3 से ही आएगी। तो पेपर 1 खाली आपको क्वालिफाई करना है, जबकि उसमें ठीक ठाक मार्क्स ले आओगे तभी काफ़ी है। कट ऑफ में उसमें ज़्यादा फर्क नहीं जाएगा, या फिर आपका जो मेरिट है उस पर ज़्यादा आएगा नहीं। अब यहाँ पे कुछ मिनिमम मार्क्स लगाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि अनरिजर्व्ड जो है वो 40 है ना, आप एससी को 32, सॉरी यहाँ अगर आप देखो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी एससी और महिलाओं के लिए 32 रखा गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 रखा गया, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.36 साढ़े 36 रखा गया है, आदिम जनजाति के लिए 30, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40। तो ये कुछ कट ऑफ रखा गया अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के विवरण के बारे में। तो अब इतना इन सब का बात करना भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है और आप चाहते हो किसी को अपने कोई दोस्तों को इसमें को शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, तो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप झारखंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के, तो इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे का पूरे कोर्सेज हैं वो भी लेके आ रहे हैं। अभी आपको हो सके अगर वीडियो के ऊपर लेट से देख रहे हो तो आपका कंप्यूटर का जो कोर्स है वो भी अपलोड हो चुका है। लगातार अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो कोर्स है वो लगातार अपलोड
होते जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए या फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए और हमसे कोई चीज़ छूट रही हो, तो हमें आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर नीचे एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ ग्रुप में जाकर बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके भी हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमें साथ। साइनिंग आउट।